हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल हिंदी जंक्शन में आपका स्वागत है। तो आज हम हिंदी व्याकरण में अनुस्वार के जो नियम होते हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क वर्ग, जैसे कि क वर्ग के अंतर्गत आते हैं क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग के अंतर्गत आते हैं छ, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग के अंतर्गत आते हैं त, थ, द, ध, न। प वर्ग के अंतर्गत आते हैं प, फ, ब, भ, म। तो इन सब में जो फिफ्थ लेटर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो फिफ्थ लेटर है, हर वर्ग के लास्ट वाला जो लेटर है, जो फिफ्थ लेटर है, उसको हम कहते हैं पंचम वर्ण। तो अब ये अनुस्वार कैसे कहाँ लगता है हम सीखते हैं। तो आइए, जैसे कि मैंने एक शब्द लिखा है स अनुस्वर च य, संचय। अब इसमें हमने इस अनुस्वर को इया पढ़ा। क्या पढ़ा? इया। ऐसा क्यों पढ़ा? क्योंकि ये जो च आया है, च अनुस्वर के बाद का लेटर, वो च आया है च वर्ग में, और च वर्ग के पंचम वर्ण में आता है इया, इसलिए हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे इया के रूप में, संचय। अब ये आया है कंगन। कंगन में हमने इस अनुस्वर को प्रोनाउंस किया है ग के रूप में। अब ग कैसे आया? क्योंकि जब हमने क वर्ग को पढ़ा तो क वर्ग के पंचम स्थान पे यहाँ अंग लिखा था, तो इस अंग का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे आके वो बन गया है ग। जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग। ये पंचम वर्ण में अंग था, इसलिए इस कंगन में अड़ का प्रोनाउंसिएशन, अंग का प्रोनाउंसिएशन ग के रूप में आ गया, जैसे कंगन। आप प्रोनाउंस करके देखिए, कंगन, अंग आ रहा है ना, कंगन। अब ये आया घंटा। इसमें अण आधा है, इसे हम ण के रूप में पढ़ेंगे। अब उसका साउंड थोड़ा न जैसे आता है, जैसे घंटा। अब ये आता है ट वर्ग के अंतर्गत। ट वर्ग के पंचम वर्ण में आता है न, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण। अण हो गया आपका पंचम वर्ण, इसलिए हम पढ़ेंगे घंटा। अब ये दूसरा शब्द है संध्या। स अनुस्वर आधा ध या, संध्या। अब इस न अनुस्वर को हम न प्रोनाउंस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये त वर्ग के अंतर्गत है और इसमें पांचवा जो वर्ण है, पंचम वर्ण, वो है न। जैसे कि त, थ, द, ध, न। तो फिफ्थ लेटर आया हमारा न। इस न को हम प्रोनाउंस करेंगे यहाँ अनुस्वर को न के रूप में, संध्या। अब दूसरा शब्द है संभव। यहाँ हमने स के साथ न पढ़ा, यहाँ हमने स के साथ म पढ़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे आया था त वर्ग के अंतर्गत न, तो हमने पढ़ा न, त, थ, द, ध, न। जो फिफ्थ लेटर था वो न था, इसलिए यहाँ इसे न पढ़ा गया। पर यहाँ पे भ आ रहा है, भ का नेक्स्ट लेटर आता है म, यहाँ ध का नेक्स्ट लेटर आता है न, इसलिए यहाँ न पढ़ा गया। यहाँ भ का नेक्स्ट लेटर आता है म, इसलिए इसे म पढ़ा गया। प, फ, ब, भ, म। जब हमने प वर्ग को पढ़ा तो प वर्ग में म इसका फिफ्थ लेटर था, तो हम पंचम वर्ण को ही प्रोनाउंस करते हैं हर जगह, चाहे वो यहाँ देखा, यहाँ आपने पढ़ा, यहाँ पढ़ा, यहाँ पढ़ा और इसमें पढ़ा। तो आप फिर से एक बार सुन लीजिए। जैसे ये शब्द है संचय। हम नेक्स्ट लेटर को देखें, अनुस्वार के नेक्स्ट लेटर को देखते हैं। जब प्रोनाउंसिएशन में अनुस्वार आया, उसके बाद उसके नेक्स्ट लेटर में ये जिस भी वर्ग में आएगा उसके फिफ्थ लेटर को प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि ये च का फिफ्थ लेटर हुआ इया, इसको न बोलते हैं। तो यहाँ आया संचय। ये पूरा इया ऐसे नहीं, अ और न सुनेगा आपको, संचय। अब वैसे ही कंगन, ये अंग प्रोनाउंस हो रहा है। अब मैंने देखा ये ग नेक्स्ट लेटर लिया, ग कहाँ आता है? ग आता है क वर्ग के अंतर्गत। देखिए क, ख, ग। इसका फिफ्थ लेटर ढूंढेंगे, इसका फिफ्थ लेटर है अंग, इसलिए प्रोनाउंसिएशन होगा अंग, कंगन। अब आया घंटा, फिर संध्या, फिर संभव। तो आप सभी में
नेक्स्ट लेटर को देखिए और उसके वर्ग को पढ़िए, उसका जो 5th लेटर आएगा वही प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा। जैसे संध्या, स अनुस्वर अध ध या संध्या, इसमें न इसलिए प्रोनाउंस हुआ क्योंकि नेक्स्ट लेटर है ध। अब ध किस वर्ग के अंतर्गत आता है? त वर्ग के। हम पढ़ेंगे त, थ, द, ध, न। अब इस ध के लास्टवा जो पंचम वर्ण है वो है न, इसलिए इसे न प्रोनाउंस किया गया। अब ठीक वैसे ही संभव, नेक्स्ट लेटर था हमारा भ, अनुस्वर का जो नेक्स्ट लेटर है वो है भ। अब भ किस वर्ग के अंतर्गत आता है? उसका पंचम वर्ण ढूंढेंगे। भ आता है प वर्ग के अंतर्गत, जो कि है प, फ, ब, भ, म, इसलिए यहाँ प्रोनाउंसिएशन होगा भ। यहाँ प्रोनाउंसिएशन न नहीं आएगा क्योंकि इसका नेक्स्ट लेटर है भ और जो कि प वर्ग के अंतर्गत आता है, इसलिए हम यहाँ बोलेंगे संभव। अब हम सुनते हैं अनुस्वार और चंद्र बिंदु का उच्चारण कैसे होता है और वो हम कब कहाँ कैसे लगाते हैं। ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको अनुस्वार का जो म और न प्रयोग कब कहाँ होता है वो सिखाऊंगी, वो मैंने आपको यहाँ सिखाया। और एक कहा था कि अनुस्वार और चंद्र बिंदु का उच्चारण और नियम कैसे होता है वो भी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो वो अभी आपको मैं बताने जा रही हूँ। जैसे इसके नियम हैं, शिरोरेखा के नीचे वाले स्वर पर चंद्र बिंदु लगाते हैं। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था, शिरोरेखा मतलब हर अक्षर के ऊपर ये जो लाइन है इसे हम शिरोरेखा बोलते हैं। इन लाइनों को हम बोलते हैं शिरोरेखा। तो इसके ऊपर जो बिंदु लगता है उसे बोलते हैं हम अनुस्वार, और एक बिंदु लगता है उसके नीचे यूं एक लाइन आती है, इसे बोलते हैं चंद्र बिंदु। जैसे अ, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। आ की कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा होती है, छोटा ओ की होती है, बड़ा ओ की होती है और री की होती है। तो वैसे आप देखिए, जब शिरोरेखा के नीचे स्वर पर चंद्र बिंदु लगता है और शिरोरेखा के ऊपर जो भी मात्रा आती है उसमें हम लगाते हैं अनुस्वार। शिरोरेखा के नीचे मतलब जैसे ये शब्द है, शिरोरेखा के जहाँ भी नीचे आपको मात्रा दिखेगी उसके ऊपर हमेशा लगेगा चंद्र बिंदु, और जहाँ भी आपको मात्रा शिरोरेखा से ऊपर दिखेगी, जैसे कि म में ऐ की मात्रा है तो यहाँ हमने चंद्र बिंदु नहीं लगा के यहाँ लगाया है अनुस्वार, तो क्योंकि यहाँ मात्रा शिरोरेखा से ऊपर है। अगर शिरोरेखा से नीचे होती है जैसे कि ये है, इन सारों में लगता चंद्र बिंदु। अब शिरोरेखा के ऊपर हम लगाएंगे अनुस्वार, जिसे हम बिंदु भी कह सकते हैं। जैसे कि गोंद, ग में ओ की मात्रा लग गई इसलिए हम यहाँ चंद्र बिंदु नहीं लगा सकते, यहाँ हम लगाएंगे अनुस्वार। ऊपर जो भी मात्रा आएगी उसमें लगेगा अनुस्वार और नीचे जो भी मात्राएं आएंगी उसमें लगेगा चंद्र बिंदु। ये सबसे इजी फॉर्मूला है, आप ध्यान से समझ लीजिए। अब हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। किसी शब्द के वर्णों और मात्राओं को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कि राजा, र में आ की मात्रा देखिए आपने और ज में आ की मात्रा। अब इसके हम वर्ण विच्छेद करेंगे। जैसे र हलंत योग आ, योग ज हलंत योग आ, ये बन गया राजा। कैलाश, क हलंत योग ए योग ल हलंत योग आ, योग तलब्या श हलंत योग अ, ये बना कैलाश। मछली, मछली, ल में आपने बड़ी की मात्रा देखिए तो यहाँ हम बड़ी ई लिख देंगे। म हलंत योग अ हलंत, छ हलंत योग अ योग ल हलंत योग बड़ी ई, ये बना मछली। कक्षा का वर्ण विच्छेद करेंगे। क हलंत योग अ, योग क हलंत योग मूर्धन्य श हलंत योग आ, ये बना कक्षा। अब यहाँ छ दिखा था लेकिन हमने यहाँ क मूर्धन्य श क्यों लिखा? क्योंकि आपको मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि छ दो वर्णों के योग से बनता है, जैसे कि क और मूर्धन्य श, इसलिए यहाँ छ में हमने क और मूर्धन्य श का प्रयोग किया है। धर्म, ध हलंत योग अ,
योग र हलंत योग म हलंत योग अ, ये बना धर्म। प्रेम प हलंत योग र हलंत योग ए हलंत म योग म हलंत योग अ। अब आप देखिए यहाँ प्रेम लिखा था तो पहले प के बाद र क्यों आया? क्योंकि हमने कहा प्रे। प में जब प्रोनाउंस कर रहे हैं तब रे आ रहा है, इसलिए हमने प र और ए लिखा है। प हलंत योग र हलंत योग ए योग म हलंत योग अ। क्योंकि ये व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता से न लिखे नहीं जाते, न पढ़े जाते हैं। ह्रस्व स्वर एकमात्रिक होते हैं, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होते हैं, प्लुत स्वर त्रिमात्रिक होते हैं, व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं। व्यंजन में ह्रस्व स्वर लगने से पूरे अक्षर की मात्रा एक हो जाती है। व्यंजन में दीर्घ स्वर लगने पर पूरे अक्षर की मात्रा 2 हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको अनुस्वार और चंद्र बिंदु के बारे में विस्तार से बताया। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी टॉपिक आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।